हेलो स्टूडेंट। भारतीय संविधान भाग 5 यानी संघ सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, लेकिन कई छात्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और कार्यपालिका के बीच अंतर को नहीं समझ पाते। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए आज से हम भाग 5 को बिल्कुल सरल भाषा, हैंडमेड नोट्स और आसान ट्रिक्स की सहायता से पढ़ेंगे। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपको केवल अनुच्छेद याद नहीं रहेंगे, बल्कि यह भी समझ आएगा कि भारत की संघ सरकार वास्तव में काम कैसे करती है। हम शुरुआत करेंगे भारत के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति से, फिर कार्यपालिका की पूरी संरचना को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसलिए अपनी नोटबुक तैयार रखिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक है और अंत तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान के भाग 5 संघ सरकार की यात्रा पे। तो भाग 5 जिसमें बताया गया है संघ सरकार के बारे में, द यूनियन, यानी कि भारत एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ये बताया गया है। भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक का जिक्र किया गया है। भाग 5 में टोटल 100 आर्टिकल आते हैं और ये अपने आप में पूरे बहुत ज़्यादा आर्टिकल को समाहित कर लेते हैं, इसीलिए इसे संविधान का सबसे बड़ा भाग बोला जाता है। संघ सरकार द यूनियन को हमने ब्रिटेन की सरकार से ग्रहण किया था। द यूनियन संघ सरकार के 4 अंग बताए गए हैं। वो पहला है केंद्र की कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका, तीसरा है न्यायपालिका और चौथा है कैग। केंद्र की कार्यपालिका जो कि आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक बताया गया है, विधायिका जिसका आर्टिकल 79 से लेकर 123 तक जिक्र हुआ है, और न्यायपालिका जिसमें न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट जिसका आर्टिकल 124 से 147 तक जिक्र हुआ है, और कैग जिसे आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक बताया गया है। केंद्र की इसमें इसका अर्थ होता है कि जो कानून को लागू करती है, और विधायिका का काम होता है कानून बनाने का। जो सांसद होती है उसके 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा को अपर हाउस बोला जाता है और राज्यसभा को लोअर हाउस बोला जाता है, और ये कानून बनाते हैं और जिसे कार्यपालिका लागू करती है। और न्यायपालिका का काम होता है बनाए गए कानून की रक्षा करना। और कैग ये सरकार के कार्यों और उसकी निगरानी करता है कि उसके काम ठीक से हो रहे हैं कि नहीं उसका। तो ये था संघ सरकार द यूनियन के 4 भाग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और कैग। और इसके काम, कार्यपालिका लागू करती है कोई भी कानून को, विधायिका कानून बनाती है, न्यायपालिका जो होती है उस कानून की रक्षा करती है, और कैग जो होता है वो सरकार के कामों और उसकी कानून निगरानी करती है, काम की निगरानी करती है। अब देखेंगे कार्यपालिका को हम विस्तार से देखेंगे। तो कार्यपालिका के अंतर्गत सरकार कौन सरकार काम करती है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, ये सब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो कार्यपालिका के अंतर्गत हम राष्ट्रपति देखेंगे। राष्ट्रपति आज हम पूरे अपने राष्ट्रपति का पूरा थ्योरी सेशन देखेंगे इस वीडियो में हम। तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 52 से 62 में बताया गया है, उपराष्ट्रपति का आर्टिकल है 63 से 73 तक जिक्र हुआ है, और प्रधानमंत्री और महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल और मंत्रिपरिषद का जिक्र आर्टिकल 74 से 78 तक किया गया है। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख या औपचारिक कहा जाता है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। ये नाम मात्र होते हैं और भारत एवं राज्यों के प्रमुख माने जाते हैं, और भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है राष्ट्रपति को। तो ये क्वेश्चन आता है कि संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, तो संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। लेकिन यहीं पर अगर वास्तविक शब्द का यूज हो गया, तो वास्तविक में जब वास्तविक शब्द का यूज हुआ तो इसका अर्थ हो जाएगा कि वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री इसका वास्तविक प्रमुख होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाग 5 जिसमें द यूनियन संघ के बारे में बताया गया है, जिसमें आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक का जिक्र है। इसमें टोटल 100 अनुच्छेद आते हैं, इसलिए संविधान का सबसे बड़ा भाग बोला जाता है। इसे हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। भाग 5 के अंतर्गत हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, संसद में लोकसभा और राज्यसभा, फिर मिनिस्ट्री एंड प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल और कैग, इन सब का अध्ययन करेंगे। भाग 5 के अंतर्गत ये सब आते हैं, इसको डिटेल में अध्ययन करेंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, जो कार्यपालिका का महत्वपूर्ण अंग है। ये राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है, जिसमें आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक जिक्र हुआ है। तो इसका एक आर्टिकल हम ठीक से याद करेंगे। 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 आर्टिकल कहता है कि कार्यपालिका शक्ति, उसे पावर दी जाएगी, राष्ट्रपति होंगे उसको, तो ये हो जाएगा अपॉइंटमेंट। दूसरा हो जाएगा उसको शक्ति दी जाएगी, आर्टिकल 53 बताता है। आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति को शक्ति तो देखिए अब उसे निर्वाचन करेंगे, तो निर्वाचन की विधि बताई गई है आर्टिकल 54 में। फिर उसको 5 साल का कार्यकाल होगा राष्ट्रपति का, ये बताया गया है आर्टिकल 56 में। तो आर्टिकल 56 में कार्यकाल का जिक्र हुआ है। आर्टिकल 57 में पुनः निर्वाचन की बात करता है, इलेक्शन की बात करता है कि राष्ट्रपति फिर से क्या चुनकर आ सकते हैं, वही राष्ट्रपति जो पहले बना था वो दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। तो हाँ, तो री-इलेक्शन। तो आर्टिकल 57 बोलता है री-इलेक्शन की बात करता है। आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन की बात करता है, योग्यता के बारे में, कि राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास क्या योग्यता होनी चाहिए, आर्टिकल 58 बताता है। आर्टिकल 59 बताता है कि शर्तें। तो आर्टिकल 59 ये बताता है कि हमारे पास क्या कौन-कौन सी शर्तें होनी चाहिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए। और आर्टिकल 60 बात करती है शपथ के बारे में, बताता है शपथ के बारे में। आर्टिकल 61 में जिक्र है महाभियोग की प्रक्रिया, अगर कोई भी राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जिसका जिक्र हुआ है आर्टिकल 61 में। तो कार्यपालिका जो होती है एग्जीक्यूटिव, ये व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कार्यों का क्रियान्वयन करती है। तो ये सब क्रियान्वयन एक राष्ट्रपति करता है, जो कि नाममात्र प्रमुख होते हैं, या इसे संवैधानिक प्रमुख या औपचारिक प्रमुख भी बोला जाता है। लेकिन इसका संविधान का वास्तविक प्रमुख प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को बोला जाता है। पूरा काम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करता है, और राष्ट्रपति को बस नाममात्र ही प्रमुख बनाया जाता है, काम पूरे प्रधानमंत्री करते हैं, बस राष्ट्रपति को बताता है। तो राष्ट्रपति के आर्टिकल को अब हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगी। तो आर्टिकल 58 देखते हैं, जिसमें योग्यता के बारे में बताया गया था, राष्ट्रपति के पास क्या योग्यता होनी चाहिए कि वो राष्ट्रपति बन सके। तो राष्ट्रपति के पास पहली योग्यता कि वो भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा में सदस्य बनने के लिए वो योग्यता रखता हो, और किसी भी लाभ पद पर ना हो, यानी कि कोई भी सरकारी अधिकारी ना हो। तो राष्ट्रपति, आपको की पॉइंट याद रखना है, नोट करके याद रखना कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र और राज्य का मंत्री कोई भी लाभ के पद के दायरे में नहीं आते हैं। तो क्या कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है जिसके पास ये योग्यता होगी कि वो भारत के नागरिक को न्यूनतम 35 वर्ष हो, या लोकसभा के निर्वाचित होने के लिए वो योग्य हो, तो वो राष्ट्रपति बन सकता है? तो नहीं, तो उसके लिए उसको 50 अनुमोदक की आवश्यकता होगी, तभी वो राष्ट्रपति के लिए क्वालिफाई होगा बनने के लिए। तो ये था आर्टिकल 58, जिसमें राष्ट्रपति के पद की योग्यता के बारे में बताया गया है। अब देखेंगे निर्वाचन मंडल, इलेक्टोरल, जिसका जिक्र आर्टिकल 54 में किया गया है। तो निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संसद के निर्वाचित सदस्य या इलेक्टेड MP भाग लेते हैं, लेकिन इसमें राज्यसभा के मनोनीत जो 12 सदस्य आते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते। और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित विधायक यानी कि इलेक्टेड MLA भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित MLA भी इसमें भाग लेंगे। जब 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पुडुचेरी को भी वहाँ के MLA को इसमें भाग लेने की अनुमति दे दी गई है।
आर्टिकल 55 देखेंगे अब हम, जो कि पीएससी में 2022 में भी क्वेश्चन आया था निर्वाचन के तरीके और विधियों से, कि मैनर ऑफ इलेक्शन, निर्वाचन के तरीका और विधि कैसे होगी। तो हमें पता है कि इलेक्शन 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्रत्यक्ष, दूसरी होती है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होता है, प्रत्यक्ष में जनता सीधे मत देती है, जिसे कोई भी नेता चुनकर आता है। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन में क्या होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन में जनता सीधे वोट नहीं देती है। इसमें इलेक्टेड MP, MLA ये सब वोट देके निर्वाचित करके नेता को लाते हैं। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो है वो राज्यसभा के MPs जो जिसका चुनाव होता है उनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष विधि से ही किया जाता है। अप्रत्यक्ष विधि से चुनाव हम लोकसभा के जो नेता भेजते हैं वो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा चुनकर आते हैं। MLA, पंच, पार्षद ये सभी जो हैं वो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा ही चुनकर आते हैं। यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में MP लिखा है, उसका मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य की बात की गई है जिसे हम चुनकर भेजते हैं। और MP यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसके हम चुनकर भेजते हैं संसद के सदस्य। MLA मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य के विधानसभा के सदस्य को भी हम चुनकर प्रत्यक्ष रूप से चुनकर उसे प्रत्यक्ष इलेक्शन होता है, फिर वो चुनकर जाते हैं। तो ये प्रत्यक्ष था। अप्रत्यक्ष चुनाव जो आर्टिकल 55 में बताया गया है कि निर्वाचन की विधि कैसी होती है, राष्ट्रपति कैसे चुनकर आते हैं, तो अप्रत्यक्ष विधि से। आपको ये भी की पॉइंट याद रखना है कि राज्यसभा और उपराष्ट्रपति ये दोनों भी अप्रत्यक्ष विधि द्वारा ही चुनकर आते हैं। तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता कैसा है, तो राष्ट्रपति का जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि द्वारा होता है, तो एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है। गुप्त मतदान के द्वारा ये चुनाव होता है, सीक्रेट वोटिंग होती है इसमें। इसके निर्वाचन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। इसके चुनाव के लिए जो विधायकों का मत मूल्य निकाला जाता है वो कैसे, कौन से फार्मूले से निकाला जाता है, तो उसको निकालने के लिए राज्यों की कुल जनसंख्या को राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से भाग देकर 1/1000 से भाग देकर इसको निकाला जाता है। और एक संसदों का मत मूल्य कैसे निकालते हैं, तो एक संसदों का मत मूल्य सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य और संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या से एक संसद के मतों का मूल्य निकाला जाता है। निश्चित मतों को भाग दिया जाता है कुल वैध मतों को अपॉन 2 + 1 से, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव को जीतने के लिए उम्मीदवारों का 50% + 1 वोट अनिवार्य रूप से चाहिए। अगर राष्ट्रपति चुनाव हुआ और उसमें कोई विवाद की स्थिति आ गई तो उसे सुप्रीम कोर्ट में ही उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। तो अभी जो 16वां राष्ट्रपति चुनाव हुआ उसका पीठासीन अधिकारी था PC मोदी, जो कि पीठासीन अधिकारी का क्या काम होता है, चुनाव करवाने का काम होता है। अब क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति तो बन गए लेकिन वो कितने साल रहेंगे, तो उसका कार्यकाल की बात होती है तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है तो हम कहेंगे अनंत बार, वो राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होकर अनंत बार आ सकता है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख होता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति अपने अगर उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, यानी कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। अब देखेंगे महाभियोग इम्पीचमेंट, ये आर्टिकल 61 में बताया गया है। राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो उस पर महाभियोग प्रक्रिया का यूज करके उसे पद से हटाया जाता है। महाभियोग या इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए ही किया गया है। इस शब्द का उपयोग संविधान में केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए ही किया गया है। तो किस आधार पर राष्ट्रपति को उसी पद से हटाया जाएगा, तो उसका आधार होगा यदि वो संविधान का उल्लंघन करे या उसका अतिक्रमण करे तो राष्ट्रपति को उसी पद से हटा दिया जाएगा उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू करके। तो हटाने में कौन कौन शामिल होंगे, तो राष्ट्रपति को अगर हटाना है महाभियोग के द्वारा तो उसमें कौन कौन शामिल होगा, तो उसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ऑल मेंबर्स इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, जो 12 सदस्य चुनकर आते हैं राज्यसभा में वो भी इसमें भाग लेते हैं। तो ये प्रक्रिया देखिए, अगर कोई भी राष्ट्रपति को उसी पद से हटाना है तो राष्ट्रपति को उसी पद से हटाने के लिए पूरी प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो ये संसद में संपन्न होती है। तो इसके लिए पहले लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा में हटाने की प्रक्रिया किसी भी सदन में शुरू हो सकती है, या तो वो लोकसभा में भी हो सकती है और राज्यसभा में भी हो सकती है। अगर हम राज्यसभा में राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होगी वो देखेंगे, तो राज्यसभा जो कि फर्स्ट हाउस है जिसे अपर हाउस बोला जाता है, वहाँ संसद के 1/4 MP हटाने का प्रस्ताव लाएंगे। संसद में 1/4 MP उसमें राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाएंगे और इस कार्यवाही की सूचना 14 दिन पहले राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से सूचना देनी होगी, ये अनिवार्य है। संसद जो है, राज्यसभा के सांसद जो है 1/4 MP इसे हटाने का प्रस्ताव लाए तो इसकी सूचना वो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को देंगे कि आपके हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई है, क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बतानी होगी। फिर वोटिंग होगी तो उसमें से कुल सदस्य 2/3 सदस्य वोट देंगे, फिर ये पास होगा, फिर ये सेकंड हाउस यानी कि लोकसभा में जाएगा, लोअर हाउस में जाएगा, जिसमें से कुल सदस्य 2/3 सदस्य इसे पास कराएंगे। अगर ये पास हो गया तो उस दिन राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। लेकिन अगर कोई राष्ट्रपति 4 साल के बाद उसे हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई 4 साल बाद, तो अगला चुनाव राष्ट्रपति चुनाव कब होगा, ये क्वेश्चन आता है। तो अगला चुनाव 6 माह के भीतर अनिवार्य रूप से कराया जाना आवश्यक है। तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा, 1 साल के लिए या 5 साल के लिए, तो उसका जो मतलब 4 साल वो लड़ लिया, फिर उसके बाद उसको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई और वो हट गए, उसके बाद 6 महीने के अंदर नया चुनाव होगा और नया चुनाव के बाद जो भी राष्ट्रपति चुनकर आएंगे उसका कार्यकाल 5 साल का होगा। तो क्या राष्ट्रपति रीइलेक्ट हो सकते हैं, यस, ये अनंत बार रीइलेक्ट हो सकते हैं। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ, तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं सभी के लिए देखेंगे। तो राष्ट्रपति के पास पहली शक्ति कार्यपालिका शक्ति मतलब अपॉइंटमेंट की शक्ति होती है, नियुक्ति की, कि वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है आर्टिकल 75(1) के तहत, कैग और महान न्यायवादी कैग को आर्टिकल 148 के तहत नियुक्त करता है और महान न्यायवादी को आर्टिकल 76 के तहत नियुक्त करता है। राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति आर्टिकल 155 के तहत। अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC को भी आर्टिकल 338 के तहत नियुक्त करता है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आयोग NCST को आर्टिकल 338 के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग को आर्टिकल 338B के तहत नियुक्त करते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति करता है 280 के तहत राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 124 के तहत नियुक्त करता है और हाईकोर्ट के जज को 217 के तहत नियुक्त करता है। यूपीएससी के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति आर्टिकल 315 के तहत भी राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय चुनाव आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 324 के तहत। संसद में सत्र बुलाना है या सत्र आहूत करना या सत्र भाषण करना या स्थगित करना है तो वो राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 85 के तहत। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, और धन विधेयक हमेशा राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लोकसभा में पेश होता है आर्टिकल 109 के तहत।
संयुक्त बैठक ज्वाइंट सीटिंग ये भी राष्ट्रपति बुलाता है। आर्टिकल 108 के तहत ये भी पावर होती है राष्ट्रपति की, वो संयुक्त बैठक बुला सकता है। कोई भी विधेयक जो है वो लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति को पावर होती है, उसकी शक्तियाँ होती है आर्टिकल 111 के तहत कि वो कोई भी विधेयक को अपने पास रख सकता है या उसे एक्ट बना सकता है या पुनर्निर्वाचन के लिए भेज सकता है या पॉकेट वीटो के रूप में अपने पास रख सकता है। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति होती है आर्टिकल 123 के तहत, वो अधिकतर कानून बना सकती है जब संसद सत्र ना हो तब। और राष्ट्रपति के पास विधायी शक्ति भी होती है, जब संसद भविष्य में सत्र में ना आया तो उस समय 6 सप्ताह के अंदर उसे पास करवाना आवश्यक होता है। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतराल होगा। एक साल में मिनिमम 2 सत्र ही हो सकते हैं, 6 माह का प्लस 6 सप्ताह में। संविधान की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत, वो किसी की सजा को कम कर सकता है या बढ़ा भी सकता है और उम्र कैद की सजा को परिवर्तित कर सकता है या माफ भी कर सकता है। मृत्युदंड है उसे भी माफ कर सकता है, ये उसके पास पावर है राष्ट्रपति के पास। और मार्शल लॉ की सजा को माफ कर सकता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह ले सकता है और नहीं भी ले सकता है। राष्ट्रपति की शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। आर्टिकल 60 के तहत 60 के तहत संविधानों की रक्षा और जनता के कल्याण की शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति बन सकते हैं और उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं।